Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Muhammad Rizwan, lecturer physics in Spear College and also lecturer physics in classic study evening coaching classes. Students, I am here welcome you in my channel and here I am going to discuss about the numerical problems of first year physics new syllabus according to National Book Foundation for Federal Board, and we are just going to solve the problems and exercises of all the chapters of the first year physics book. And I am humbly request all of my students to subscribe my channel to get more videos for their learning purposes. तो स्टूडेंट्स, आज का हम टॉपिक जो शुरू करते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो उसका जो पहला स्टेटमेंट है हमारे पास वो है, ये है कि एस्टीमेट नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ लाइफ टाइम, कि एक इंसान का जो लाइफ टाइम है उसमें उसका दिल जो है वो कितनी बार धड़कता है। तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते सोल्यूशन, लेट एवरेज लाइफ ऑफ अ ह्यूमन इज़ इक्वल टू 60 ईयर्स। मैं जो एवरेज लाइफ कंसीडर कर रहा हूँ ये 60 ईयर्स है। आप 50 ईयर्स भी ले सकते हैं, 70 ईयर्स भी, तो यहाँ पे आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, 55 ईयर्स, 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स ऑलमोस्ट हम कंसीडर करें एवरेज लाइफ। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, एक जो नॉर्मल ह्यूमन है उसमें नंबर ऑफ हार्ट बीट्स एक सेकंड में अप्रॉक्सीमेटली 70 टाइम्स दिल जो है वो बीट करता है। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन एन आवर, एक घंटे के अंदर हार्ट बीट्स क्या होंगी, 70 टाइम्स एक मिनट के अंदर हैं। एक मिनट में 60 जो है ना वो एक जो घंटा होता है उसमें 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 से मल्टीप्लाई करके आपके पास 4200 टाइम्स, यानी कि एक घंटे में 4200 मरतबा दिल धड़कता है। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ डे, एक दिन में कितना मतलब होगा कि एक घंटे में 4200 टाइम्स हैं, तो एक दिन में कितना कि आप नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 24 आवर्स होते हैं एक दिन में। 24 से मल्टीप्लाई किया तो इसको मल्टीप्लाई करके 100800, ये आंसर आ गया आपके पास एक दिन के लिए। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन अ ईयर, एक दिन एक साल में कितनी होंगी, एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 100800 मल्टीप्लाई बाई 365, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, 3.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 टाइम्स। अच्छा, इसके बाद है नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इन 60 ईयर्स। 60 ईयर्स में क्या होगा, इसको हम 3.68 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो हमारे पास कैलकुलेट करने से आंसर आ जाएगा 2.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। डियर स्टूडेंट्स, दूसरे प्रॉब्लम जो इसकी स्टेटमेंट ये, डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। ये नीचे क्वांटिटीज़ ए और बी में आपको गिवन है, वी स्क्वायर ओवर ए एक्स एंड ए टी स्क्वायर बाई 2। ये दो जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी डायमेंशंस आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम जो ए वाला पार्ट है इसकी डायमेंशंस कैलकुलेट करते हैं। सो द डायमेंशंस आर गिवन एज इफ़ वी नो अबाउट द यूनिट्स ऑफ द क्वांटिटीज़। ये हमारे पास वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है और ये डिस्टेंस है। तो वेलोसिटी का जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड, और चूँकि ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ डिस्टेंस है तो इसका यूनिट मीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास स्क्वायर ओपन करेंगे हम, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, ये भी आ जाएगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से ये पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल। तो हमारे पास जो डायमेंशंस हैं यहाँ पे आंसर अब जो है ना हम 1 कह सकते हैं, 1 आ रहा है, बट 1 इज़ अ कांस्टेंट, इट इज़ नॉट द डायमेंशंस। तो हम ये कहेंगे कि इस क्वांटिटी की कोई डायमेंशंस नहीं है। तो ये जो क्वांटिटी है ए वी स्क्वायर ओवर ए एक्स, कोई डायमेंशन नहीं। अब हम बी पार्ट को चेक करते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास ए जो है वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का यूनिट सेकेंड स्क्वायर। ये डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2 चूँकि कांस्टेंट है, 2 की कोई डायमेंशंस नहीं होती। तो ये पर सेकेंड स्क्वायर से पर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल, आपके पास आंसर आ जाएगा मीटर। तो जो मीटर की डायमेंशंस हैं वो एल, लेंथ मीटर लेंथ का यूनिट है, तो लेंथ के लिए डायमेंशंस कैपिटल एल होती हैं। तो ये आपके पास डायमेंशंस। सो स्टूडेंट्स, तीसरा न्यूमेरिकल जो है उसकी स्टेटमेंट ये है, इफ़ ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर जेड देन फाइंड परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए। The percentage uncertainties are in x, y and z are 1%,
1%, 2% रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये है कि 1% एक्स की अनसर्टेनिटी है, 1% वाई की है और 2% जो वो जेड की है। जी स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए सोल्यूशन ये है कि हम बुक जो है आपकी बुक के अंदर रूल दिया हुआ है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अगर कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रही हो तो आप यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जेड ये डिवाइड हो रही है, ये क्वोशंट है, और बाकी मल्टीप्लिकेशन वाई स्क्वायर और जेड ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इनकी अनसर्टेनिटीज़ क्या होंगी, हम क्या करेंगे, उनको परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ और एडेड परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करेंगे। फॉर पावर ऑफ अ क्वांटिटी, अगर कोई ऐसी क्वांटिटी जिसमें पावर हो, जैसे कि एक्स और वाई की है पावर है, तो पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई होती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी के साथ। तो स्टूडेंट्स हम अब यूज़ करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन ए दैट इज इक्वल टू, अब सबसे पहले है हमारे पास x, तो अनसर्टेनिटी इन x ये क्या है, ये है 1%। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया है कि x की जो पावर है वो 2 है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो इसको भी मल्टीप्लाई, इसकी अनसर्टेनिटी को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1% अनसर्टेनिटी है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कौन सी है, z है, तो z में अनसर्टेनिटी 2% गिवन है, तो ये डायरेक्टली 2%, तो ये 2 1s आर 2% प्लस 2% प्लस 2%, तो आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल अनसर्टेनिटी जो है वो 6% आ जाएगी, और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ जो न्यूमेरिकल है इसकी स्टेटमेंट ये, स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस r, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस r है, एक्सपीरियंसेस आर रेजिस्टिव फोर्स F ड्यू टू द एयर एज इट मूव्स थ्रू द एयर, उसके ऊपर एयर की तरफ से रेजिस्टिव फोर्स लगती है एट स्पीड v, जबकि वो हवा में से स्पीड v के साथ मूव कर रहा हो। द रेजिस्टिव फोर्स F इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जो रेजिस्टिव फोर्स उस पर एक्ट कर रही है वो इस एक्सप्रेशन से गिवन है, F इज इक्वल टू सी आर इंटू वी, वेयर C इज कॉन्स्टेंट, C कॉन्स्टेंट है। बाय यूजिंग डायमेंशंस डिराइव द एसआई यूनिट ऑफ C, डायमेंशंस का इस्तेमाल करते हुए जो C कॉन्स्टेंट है इसकी डायमेंशंस डिराइव करें। तो C हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, C को लेफ्ट साइड पे लिख दिया, ये R और V यहाँ पे F के साथ डिवाइड हो जाएंगे, F डिवाइडेड बाई R इंटू V। अब आपको पता है कि जो फोर्स है उसका जो न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन जो होता है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। R रेडियस है, तो जो ये फोर्स के लिए मैंने यूनिट लिखा, रेडियस के लिए यूनिट जो है वो मीटर में आएगा, और इसी तरह से वेलोसिटी जो है उसका यूनिट मीटर पर सेकंड में। ये सारी क्वांटिटीज़ मैं जब इस इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर एंड मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से 1 मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, ऊपर आपके पास बच जाएगा किलोग्राम। ये मीटर जो है ये डिनोमिनेटर में है, ये जब न्यूमरेटर में आएगा तो इसको पर मीटर लिख देंगे। अब ये सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड ये आपके पास एक सिक्का साथ कैंसिल, तो आपके पास डायमेंशंस क्या बनेंगे, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। दैट इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। प्रॉब्लम 5, इसकी स्टेटमेंट ये, द प्रेशर P एट और डेप्थ H इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ऑफ डेंसिटी रो इज़ गिवन बाई, कि प्रेशर P जो है H गहराई तक एक इनकम्प्रेसिबल, जो कि वो फ्लूइड जिसको आप दबा नहीं सकते, जिसकी डेंसिटी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी डेंसिटी रो है, उसमें प्रेशर जो होता है वो P इज इक्वल टू रो जी एच, इस एक्सप्रेशन से गिवन है, वेयर G इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये जो G है, G क्या चीज़, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चेक द होमोजेनिटी ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन की आपने होमोजेनिटी चेक करनी। होमोजेनिटी मीन कि प्रेशर P की जो डायमेंशंस हैं और रो जी एच की जो डायमेंशन हैं ये बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर होंगी तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है, मीन कि ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। तो हम यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे इस इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड है प्रेशर P, प्रेशर जो होता है उसको एक्सप्रेस करते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब जो फोर्स है इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एरिया A जो होता है इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपको अगर यूनिट्स याद होंगे तो आप डायमेंशनल एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर P की जो डायमेंशंस हैं वो क्या आ जाएंगी, किलोग्राम
मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, आप डिनोमिनेटर में भी 1 मीटर मौजूद है, तो यहाँ से आपके पास जो यूनिट आ जाएगा वो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये आ जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स प्रेशर की जो डायमेंशंस हैं वो आप लिख देंगे। मैस के लिए हम m लिखते हैं, पर मीटर के लिए l और इसकी पावर -1 और t पावर -2, ये डायमेंशंस आ गई। राइट हैंड साइड हम देखें तो इसमें है हमारे पास रो जी एच, ठीक हो गया। इसको हम थोड़ा सा इस साइड पे लिखते हैं रो जी एच। इसकी डायमेंशंस जो हैं, रो डेंसिटी है मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो रो के लिए जो यूनिट होगा वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी जो है ये एक्सेलरेशन है, चूँकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच जो है ये मीटर में आ जाएगा। तो इसके जब हम यूनिट्स लिखेंगे तो रो के लिए हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब, ये रो के लिए आगे। जी के लिए हम क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ में क्या आ जाएगा, मीटर। तो यहाँ से हम इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास मीटर आज किलोग्राम आ जाएगा, मीटर पर मीटर स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास पर मीटर क्यूब और ये मीटर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स इसको हम ये कर लेंगे किलोग्राम, ये दोनों क्वांटिटी सेम है, तो इसमें -3 + 2 और साथ में पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी जो डायमेंशंस बन जाएंगी वो m l -1 t -2। तो ये इक्वेशन जो है ये क्या हो जाएगी, ये होमोजीनियस इक्वेशन होगी। होमोजीनियस मीन कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड, इन दोनों की डायमेंशंस बराबर हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एस्टिमेट दैट हाउ मैनी प्रोटॉन्स आर देयर इन अ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरियम जो है उसके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पता है कि जो डीएनए होता है, डीएनए इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। तो हम यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ प्रोटीन्स इसमें होंगी तो उतने ही इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो सबसे पहले हमें मैस का पता होना चाहिए कि डीएनए का कितना मैस होता है और एक सिंगल प्रोटीन का कितना मैस होता है, उसमें हम रेशियो ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो सबसे पहले हम लिखेंगे मैस ऑफ डीएनए। डीएनए का मैस अप्रॉक्सीमेटली होता है 10⁻⁻17 किलोग्राम। उसके बाद है मैस ऑफ, इसको हम कैपिटल M से डिनोट कर देते हैं। उसके बाद है मैस ऑफ प्रोटीन, मैस ऑफ प्रोटीन स्मॉल m से, और इसको हम लिखते हैं 1.67 × 10⁻⁻27 kg। सॉरी प्रोटीन नहीं, प्रोटॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, चूँकि हमने प्रोटॉन कैलकुलेट करने। तो ये एक प्रोटॉन का मैस है, ये एक डीएनए का मैस है। अब हम इनकी रेशियो ले लेंगे, यानी कि 10⁻⁻17 को इस क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को हम n से लिखते हैं, n = कैपिटल M डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो कैपिटल M की वैल्यू -17 है, 10⁻⁻17 ये आ जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट, इसको जब आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n = 1 × 10⁻12। जी स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है इसमें स्टेटमेंट ये है, एस्टिमेट दैट हाउ मैनी हाइड्रोजन एटम्स डज इट टेक टू स्ट्रेच अक्रॉस द डायमीटर ऑफ सन। कि अगर मैं ये लेट्स सपोज कि ये सन है तो इसके डायमीटर के क्रॉस कितने हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनको आप स्ट्रेच कर सकते हैं, उनको यहाँ पे फैला सकते हैं इस डायमीटर के क्रॉस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि आप इस डायमीटर ऑफ सन के क्रॉस कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं उनको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि जो सन है उसका डायमीटर कितना होगा। सो डायमीटर ऑफ सन, तो इसको हम कैपिटल D से लिखते हैं, बल्कि मैं इसको यहाँ पे नीचे लिखूँगा, कैपिटल D = 10⁻9 मीटर्स। ये अप्रॉक्सीमेटली सन जो है उसका डायमीटर है, ये इसके दो एंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है। ठीक हो गया। अब हम लिखते हैं डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम का जो डायमीटर होगा वो कितना है हमारे पास, ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर इसके बराबर होगा। अब बिल्कुल पहले न्यूमेरिकल की तरह यहाँ पे भी हम रेशो ले लेंगे और रेशो लेके हमें पता चलेगा। तो जो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे ये किसके बराबर हैं, डायामीटर ऑफ सन जो कि कैपिटल डी से लिखा गया और डिवाइडेड बाई डायामीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो कि स्मॉल डी से है। तो 10⁻9 आ जाएगा सन का डायमीटर और 10⁻⁻10। इसको जब आप कंबाइन करके लिखेंगे तो 10⁻19 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच देम अक्रॉस द डायमीटर ऑफ द सन, यानी कि 10 की ताकत 19 इतने प्रोटॉन्स जहाँ पे या हाइड्रोजन एटम्स मौजूद रहेंगे जो कि यहाँ पे सन के डायमीटर के क्रॉस स्ट्रेच। ये स्टूडेंट्स लास्ट न्यूमेरिकल है 8वां, इसकी स्टेटमेंट ज़्यादा है तो ये हो सकता है कि स्टेटमेंट बोलने के बाद मैं इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको रेज़ कर दूँ। आप काइंडली इसको ज़रा गौर से देख लीजिए। द करंट थ्रू अ रजिस्टर आर से रिप्रेजेंट करते हैं हम रजिस्टर को, इज इक्वल टू 13 ± 0.5 ओम इज आई इज इक्वल टू 3 ± 0.1 एम्पियर। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड, आपने पावर कंज्यूम्ड कैलकुलेट करनी है और जो है इसमें करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ये करेक्ट होनी चाहिए। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर में से जो करंट पास कर रहा है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी बताएं। फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द रेजिस्टेंस की जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वो बताएं। फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आप बताएं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपने जो कैलकुलेशंस करनी है वो कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 13 ± 0.5 इसका क्या मतलब है और 3 ± 0.1 इसका क्या मतलब है। स्टूडेंट्स ये जो 13 है ये मेजरमेंट टेकन है, ये जिस भी इंस्ट्रूमेंट से जिस ओम मीटर से आप मेजरमेंट ले रहे हैं ये उसकी रीडिंग है गिवन है। ± 0.5 इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब ये कि कम से कम पैमाइश इस इंस्ट्रूमेंट पे 0.5 ओम की हो सकती है। इसके बाद ये जो 3 है ये जो जिस एम मीटर से कैलकुलेट कर रहे हैं ये उससे जो मेजरमेंट ली गई है ये है, और ± 0.1 ये इसका लीस्ट काउंट है, यानी कि कम से कम इसकी इतनी वैल्यू जो है वो आप मेजर कर सकते हैं। तो अब ये आप वैल्यूज़ जो हैं इसको आप ज़हन नशीन कर लेंगे, या आपके पास अगर टेक्स्ट बुक है तो अभी उसका सहारा ले लें चूँकि ये लेंथी स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल है। तो सर फार्मूला होता है, ए पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, P इज़ इक्वल टू I² इंटू आर। आई की वैल्यू स्टूडेंट्स 3 है, 3² और r की वैल्यू क्या है 13 है। तो ये आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 3 3s are 9 और 13 9s are होता है 117 वाट यूनिट है। बी पार्ट आ गया परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द रजिस्टर। तो स्टूडेंट्स परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला ये होता है, आपने टेक्स्ट बुक में भी इसको देख लेना है। परसेंटेज अनसर्टेनिटी दैट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट लीस्ट काउंट, या लीस्ट काउंट को स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिवाइडेड बाय मेजरमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट फॉर करंट जो है करंट के लिए हम लिखेंगे इसको, करंट के लिए जो कि आपने पहले स्टेटमेंट देखी है उसमें करंट के लिए 0.1 लीस्ट काउंट था या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, और 3 जो है इसकी मेजरमेंट है। इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाई 3, देन यू विल गेट 0.033 मल्टीप्लाई बाई 100 भी करेंगे हम। तो इसको आप 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.33%। बुक 1 में आपका आंसर जो दिया हुआ है वो 3% है, यानी कि उसने राउंड ऑफ किया, आप राउंड ऑफ नहीं भी करेंगे कोई इशू नहीं है। सी पार्ट जो है वो है फाइंड द परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ रेजिस्टेंस। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर रेजिस्टेंस में जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी या लीस्ट काउंट है ये 0.5 है, डिवाइडेड बाई मेजरमेंट जो है हमारे पास वो है 13 ओम्स, मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा आपके पास, इसको आप लिखेंगे 0.5 डिवाइडेड बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये आ जाएगा 3.84। अब स्टूडेंट्स पार जो है उसका फार्मूला ऊपर आपको बताया हुआ है, इसमें जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी है ये आप फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज डी ऑप्शन में है
फाइंड द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। सबसे पहले तो हम इसकी फाइंड करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसमें हम जैसे कि पहले मैंने न्यूमेरिकल वीक में बताया कि पावर को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाई इसकी करंट में अनसर्टेनिटी प्लस ऐड कर देंगे रेजिस्टेंस में जो अनसर्टेनिटी है। तो ये आपके पास कैलकुलेट जब हम करेंगे इसको 2 मल्टीप्लाई बाई 3.33 इज इक्वल टू दिस, प्लस हम कर देंगे 3.84, तो ये हमारे पास आंसर 10.5 आ जाएगा, 10.5% आंसर। अब इसको एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। तो यहाँ से आप देख लेंगे कि परसेंटेज अनसर्टेनिटी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी की जगह हम 10.5% लिखते हैं, और ये बराबर होता है 10.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू दिस। अब यहाँ पे जो लीस्ट काउंट है ये हमने फाइंड करना है, ये इसको हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कहेंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी डिवाइडेड बाय मेजरमेंट, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक हो गया। अब ये मैं इसका ऊपर वाला पोर्शन रेज करता हूँ ज़रा, ताकि इसको हम ऊपर सॉल्व कर लें। तो अब स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 0.105 मल्टीप्लाई बाई मेजरमेंट 117 आ गई हमारे पास, डिवाइडेड बाई 100, जो कि मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो यहाँ से एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी किसके इक्वल, ए यू से मैं लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, तो ये डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लाई बाई 117, तो ये 12.28 अप्रॉक्सीमेटली 12.28 वाट जो है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी आ गई। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। एट लास्ट आपको अगेन मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरह से ये जो सॉल्यूशंस हैं ये वीडियो की फॉर्म में इंशाल्लाह मिलते रहेंगे, और आपकी अच्छी जो लर्निंग है वो होती रहेगी। आप एग्ज़ाम्स के लिए भी अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।